Hello students, welcome to Bhivani Public School. This is Neetu Yadav and today we are going to discuss about the topic from the chapter Is Matter Around Us Pure. क्लास 9th साइंस से चैप्टर नंबर 2 है हमारा। इससे पहले टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। मैटर का क्लासिफिकेशन हमने 1 मिनट का रिकैप रहेगा। मैटर को क्लासीफाई किया था हमने प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस में। ओके, फिर प्योर को हमने कहा था प्योर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, वन वाज एलिमेंट एंड अनदर वाज कंपाउंड। ठीक है, फिर हमने इम्प्योर को क्लासीफाई किया था सिंपली 3 में। डायरेक्टली मैं यहाँ बात कर रही हूँ, अदरवाइज 2 कैटेगरी हमने बनाई थी, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। फिर हेट्रोजीनियस के भी 2 पार्ट्स थे, मैं डायरेक्टली यहाँ पर 3 अभी लिख रही हूँ। तो एक हमने कहा था सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन सिंपली, जो कि होमोजीनियस था। ठीक है, और एक हमारे पास था कोलॉइडल सॉल्यूशन और एक था हमारे पास सस्पेंशन। ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन बोथ आर heterogeneous by nature. Homogeneous, that means they have uniform composition. Heterogeneous, that means they have non-uniform composition, or we can say different phases, or we can say that in case of example of sand in water, we can say that the sand particles are dense at the bottom and less at the टॉप ऑफ द मिक्सचर, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, इन तीनों में कंपेयर एंड कंट्रास्ट हम पूरा कर चुके थे प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखी है तो उन वीडियो को देखिएगा। फिर सॉल्यूशन में हमने बात की थी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक टर्म हमने डिस्कस की थी सॉल्युबिलिटी। तो ये सारा कुछ हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। अब दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर। बात करेंगे, पहले मिक्सचर बनाया गया होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, या हम कह सकते हैं सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड। नाउ वी आर गोइंग टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेपरेशन टेक्निक्स। सिंपली अगर मैं बात करूँ तो हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, ऐसे हम बात करेंगे। फर्स्ट आई एम टेकिंग द मेथड दैट इज सेपरेटिंग फनल। सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं? सेपरेटिंग फनल। ये एक फ़नल होती है, नॉट लाइक दैट जो आप सोच रहे हो। एक फ़नल होती है जो सेंटर से थोड़ी मतलब ऐसे थिक होती है, ऊपर से ऐसे हम ये है, और नीचे एक नोज़ल होती है इसके अंदर। क्या होती है? नोज़ल। तो इसके अंदर आपने 2 इमिसिबल लिक्विड्स ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है वाटर प्लस ऑयल। अब ये दोनों जो है आपस में मिक्स नहीं होते, दे आर इमिसिबल लिक्विड्स। व्हेन वी लीव दैम अनडिस्टर्ब दे विल फॉर्म 2 सेपरेट लेयर। 2 लेयर बन जाएगी, नीचे होगी वाटर की लेयर और ऊपर होगी ऑयल की लेयर। आपने पहले दोनों को मिक्स किया अच्छे से, सेपरेटिंग फनल में डाल के आपने उसको शेक किया। एक टाइम के लिए, 1 सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि चीज़ें मिक्स हो गई हैं, बट एक्चुअली वो मिक्स नहीं हुई है। जब आप उसको अनडिस्टर्ब रखोगे दे विल फॉर्म 2 सेपरेट लेयर। वन जिसकी डेंसिटी कम होगी दैट विल बी द अपर लेयर, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे वाली लेयर होगी। फिर हम इस नोजल को ओपन करेंगे और इस बीकर में, नोजल ओपन करोगे तो पहले वाटर नीचे आएगा बीकर में, नोजल बंद कर दो, जैसे ही वाटर खत्म होता है फिर बीकर रिप्लेस कर दो, दूसरा बीकर ले आओ और फिर ऑयल की लेयर को वहाँ पर निकालो। तो दोनों ही लेयर जो है वो अलग अलग बीकर में सेपरेट हो गई है। दिस इज़ द मैथड दैट इज़ done by using separating funnel, and this is used only in case of 2 immiscible liquids. हर एक मेथड का एक प्रिंसिपल रहेगा कि इसको कब अप्लाई करना है। तो ये कब अप्लाई होगा? ये ऐसा नहीं कि वाटर और मिल्क आपने मिक्स कर रखा था और फिर आपने यूज़ कर दिया सेपरेटिंग फनल, ऐसा नहीं होगा। या आपने वाटर में फॉर एग्जांपल सॉल्ट मिक्स कर रखा था और आप कहोगे सेपरेटिंग फनल यूज़ कर लो, ऐसा नहीं होगा। आपने ये कब अप्लाई करना है? जब 2 इमिसिबल लिक्विड्स हों। इमिसिबल होंगे तभी 2 लेयर बनाएंगे, सेपरेट लेयर बनाएंगे, तभी ये मेथड एप्लीकेबल है, पहली बात। दूसरा, फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन भी सबने सुना हुआ है। बीकर लिया, इसके अंदर आपने क्या लगानी है? फनल। फनल के अंदर क्या लगाना है? फिल्टर पेपर। ठीक है, ये क्या है? फनल। और फनल के अंदर आपने क्या यूज़ करना है? फिल्टर पेपर। ठीक है, अब फिर क्या करोगे आप? आपका जो मिक्सचर है उसको इस फनल में यहाँ पे डालना है।
आप क्या करोगे, मिक्सचर को यहाँ डालोगे तो धीरे धीरे करके नीचे क्या, अगर लिक्विड होगा तो नीचे आ जाएगा, ठीक है, इसको कहते हैं फिल्ट्रेट। और यहाँ जो ऊपर रह जाएगा फनल के अंदर, यहाँ इधर, उसको क्या कहेंगे, रेसिड्यू। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो कि कब एप्लीकेबल होगा। इफ द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन द पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर, then only the particles will remain as residue and water will come down as a filtrate। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पानी में शुगर ऐड कर रखी है, यू आर नॉट एबल टू सी द शुगर, दैट मीन्स अगर आपने ट्रू सॉल्यूशन लिया है, filtration is not possible because the size of the sugar particle is so small that they can pass through the filter paper। But if you have the mixture of sand in water, simply the sand particle size is greater than the pores of filter paper, the sand will remain as residue। For example मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कि sand particles ऊपर रह जाएंगे और water जो है वो नीचे आ जाएगा। This method is filtration। कब अप्लाई होगा, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस दैट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। जिसको आपने घोला है उसके अंदर, उसके साइज, पार्टिकल्स के साइज पर डिपेंड करेगा कि आप फिल्ट्रेशन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। जैसे मान लो आपने चाय बनाई है, आपने चाय में चीनी भी डाली थी और चाय पत्ती भी डाली थी, जब आप उसको फिल्टर करते हो बाय यूजिंग दैट छलनी, राइट, तो टी लीव्स रिमेन्स एज रेजिड्यू इन दैट छलनी, ठीक है। और चाय जो होती है जिसमें शुगर मिक्स है अभी भी, वो पूरा फिल्ट्रेट नीचे आ जाता है। हम जो पीते हैं वो फिल्ट्रेट होता है, रेजिड्यू जो पीछे रह गया, वेस्ट जिसको हम कहते हैं सिंपली इन केस ऑफ चाय, ठीक है। तो रेजिड्यू मतलब जो ऊपर रह जाता है, फिल्ट्रेट जो नीचे आ जाता है फिल्टर होने के बाद, दैट इज़ फिल्ट्रेट। कब अप्लाई होगा, जब इसके पार्टिकल साइज बड़े होंगे ताकि फिल्टर पेपर से पास ना हो सके। तो आई थिंक दिस मैथड इज़ क्लियर टू यू, फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट फिल्ट्रेशन हो गया, सेपरेटिंग फनल हो गया। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ मैग्नेटिक सेपरेशन। देखो बेटा, मैग्नेटिक सेपरेशन में ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक। कहने का मतलब आइदर कंपोनेंट, जैसे मान लो दो कंपोनेंट है अगर मिक्स में, तो दोनों में से किसी एक के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आपके पास है आयरन एंड सल्फर, आपने इन दोनों का मिक्सचर ले रखा है, ठीक है। तो अब इन दोनों में से अगर मैं बात करूँ तो जो आयरन है Fe, वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है, सल्फर नहीं होता। आपने क्या करना है मैं बता रही हूँ, जैसे दो व्हील्स होंगे और इन दोनों व्हील्स के ऊपर से एक बेल्ट जा रही होगी। चक्की देखिए आप लोगों ने, सिंपल अगर मैं बात करूँ तो आटा चक्की जो होती है, या साइकिल चलाते हो सभी, साइकिल में दो होते हैं ना, चेन जो होती है वो दो सर्कल्स पे होती है, ठीक है। इसी तरीके से एक बेल्ट है, ठीक है, मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, आप थोड़ा सा मतलब इसको समझ लेना। एक बेल्ट है, ठीक है। ये जो व्हील है आपका, इस तरीके से कर देती हूँ, ये जो व्हील है आपका ये मैग्नेटिक है, या सिंपली कह दो मैग्नेट है ये, मतलब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। आपने मिक्सचर इस बेल्ट पे डालना है, मिक्सचर जो है वो बेल्ट इस तरीके से रोटेट कर रही है ऐसे। ये मिक्सचर जब आपने यहाँ डाला पाउडर्ड फॉर्म में, ये मिक्सचर आगे गया, अब इसमें से आयरन दैट कैन बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट एंड विल फॉल हियर, Fe। and the substance which is not attracted by the magnet that will go away like this here, sulfur। I think my point is clear to everybody। आपके पास मिक्सचर था आयरन एंड सल्फर का, आपने बेल्ट पे डाला, बेल्ट ऐसे घूम रही है दोनों व्हील्स पे, ठीक है। ये वाला जो व्हील है ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, दैट मीन्स इट विल अट्रैक्ट द मैग्नेटिक पार्टिकल, द पार्टिकल विच हैज़ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, and in this case we know that iron is having magnetic property, that means iron will be attracted towards the wheel। तो वो जब अट्रैक्टेड होगा तो इसके साथ साथ आएगा और यहाँ आके गिरेगा, और ये जो सल्फर जो अट्रैक्ट नहीं होना था वो दूर जाके गिरेगा, दैट मीन्स यहाँ जो दोनों चीज़ें मिक्स हो रखी थी नाउ दे आर सेपरेटेड। ये मैग्नेटिक मटीरियल यहाँ आके गिरेगा और नॉन मैग्नेटिक मटीरियल दूर जाएगा। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी। दिस इज़ द मैथड
magnetic separation, and this is applicable only when one of the component of the mixture is having magnetic property. यहाँ पर हर एक केस में एक प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, उस चीज़ का ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट नंबर 4 पर मैं बात करना चाहूँगी सब्लिमेशन की. सब्लिमेशन डेफिनेशन सभी बच्चे जानते हैं. व्हेन द सॉलिड स्टेट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू gaseous state without passing through the liquid state, or we can say below its melting point. मेल्टिंग पॉइंट से पहले ही जब सॉलिड डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो आपका मेथड होता है कौन सा? सब्लिमेशन. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव द मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड. मेरे पास इन दोनों का मिक्सचर है. मुझे पता है दिस सब्सटेंस विल सब्लिमाइज. अब आपको ये चीज़ याद रखनी ज़रूरी है कौन कौन से सब्सटेंस सब्लिमाइज हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नैफ्थलीन बोल. ठीक है, ये क्या हो सकते हैं? ये सब्लिमाइज हो जाते हैं, मतलब डायरेक्टली सॉलिड टू गैसियस स्टेट में चले जाते हैं. सुना होगा आपने, जैसे कपड़े रखते हैं, जब हम सर्दियों के कपड़े अब हमने रख रखे हैं, गर्मी में यूज़ नहीं होते, तो हम उन कपड़ों के बीच में छोटी छोटी नैफ्थलीन बोल्स रख देते हैं, और जब बाद में आप ट्रंक ओपन करोगे, बाद में देखोगे तो आपको वो बोल्स नहीं मिलती. कहाँ चली गई? वो क्या होती है? सब्लिमाइज हो जाती है, और एक स्मेल ले आती है कपड़ों में, जैसे कपड़े फिर कपड़ों में छोटे छोटे इंसेक्ट्स नहीं आते उस स्मेल की वजह से, इसलिए वो बोल्स रखी जाती है वहाँ पर. तो सब्लिमाइज हो जाता है ये वाला सब्सटेंस, और ये नहीं होता सब्लिमाइज, इट विल नॉट सब्लिमाइज. तो क्या करोगे? एक चाइना डिश लिया, इसके अंदर आपने क्या लिया? दोनों का मिक्सचर. ठीक है, आपने क्या करना है? अब पूरा डायग्राम तो मैं यहाँ बनाऊँगी, ठीक है, तो देख लेना, डायग्राम अच्छा सा बना लेना. ये एक ट्राइपॉड स्टैंड यूज़ करते हैं हम लोग, और यहाँ आपने क्या यूज़ करना है? एक छोटा सा बर्नर यूज़ करना है. ठीक है, मैं कैंडल बना देती हूँ. ठीक है, इस तरीके से, मतलब आप क्या कर रहे हो? इसको हीट कर रहे हो. सिंपली मैंने कैंडल बनाया है, बर्नर होता है एक्चुअली, लैब में यूज़ करते हैं. तो आपने सिंपली इसको हीट करना है, और एक इन्वर्टेड फनल इसके ऊपर रखनी है, और इस फनल को ऊपर क्या करना है? कॉटन से ब्लॉक करना है. कॉटन से क्यों ब्लॉक कर रहे हैं? सो दैट द वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड विल नॉट एस्केप इन द एटमॉस्फेयर. तो धीरे धीरे क्या होगा? यहाँ से वेपर बनना शुरू होगी, किसकी? अमोनियम क्लोराइड की, बिकॉज इट विल सब्लिमाइज ऑन हीटिंग. मेल्ट तो कुछ होगा नहीं, बिलो मेल्टिंग पॉइंट होता है सब्लिमेशन. तो धीरे धीरे करके ये वेपर्स ऊपर जाएंगी. अब बाहर तो जा नहीं सकती, तो वो वेपर जो है वो वापस से डी सब्लिमेशन होकर के वो क्या होगा? इस फनल की साइड्स पे डिपॉजिट हो जाएगा. क्या हो जाएगा? इस फनल के ऊपर वो जो अमोनियम क्लोराइड है वो आपका डिपॉजिट हो जाएगा. ये मिक्सचर था. अब फिर जब आप बाद में चेक करोगे तो ये जो फनल आपने लगा रखी थी, फॉर एग्जांपल, ठीक है भाई, ऐसे बना लेना, ये आपने ब्लॉक कर रखी थी कॉटन से इसको. तो ये जो आपके पास ऊपर आया है, इसके ऊपर जो डिपॉजिट हुआ था फनल के ऊपर, ये तो है आपका अमोनियम क्लोराइड, और नीचे जो अब बच गया वो है आपका NaCl. आई बात समझ में? आपने दोनों के मिक्सचर को चाइना डिश में लेना है और उसको हीट करना है. द सब्सटेंस विद सब्लिमाइज ऑन हीटिंग विल वेपराइज, लाइक वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस फेज में. बाहर जा नहीं सकती वो वेपर्स, क्योंकि आपने ब्लॉक कर रखा है, तो वो वेपर्स यहीं फनल के ऊपर वापस से डी सब्लिमेशन हो जाएगा. यानी कि इस प्रोसेस में सब्लिमेशन एंड डी सब्लिमेशन दोनों चीज़ें हो रही हैं. बाद में आप फनल को रिमूव कर सकते हो. तो फनल के ऊपर जो चिपक के आ गया वो आपका अमोनियम क्लोराइड है, और पीछे चाइना डिश में जो रह गया वो सोडियम क्लोराइड है. तो इस तरीके से आप दोनों के मिक्सचर को क्या कर सकते हो? कंपोनेंट्स को इस मिक्सचर से दोनों को सेपरेट कर सकते हो. दिस इज द मेथड ऑफ सब्लिमेशन. आई होप ये चारों मेथड समझ में आ गए होंगे. चारों मेथड समझ में आ गए होंगे. ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगी 5th नंबर पे. ठीक है, 5th नंबर पे अगर मैं बात करूं, हमारा मेथड रहेगा दूसरा. कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट मैं आपको समझाऊंगी क्रोमेटोग्राफी डिस्कस कर लेते हैं या तो पहले, या फिर क्रिस्टलाइजेशन डिस्कस कर लेते हैं. अच्छा, एक इवेपोरेशन भी मेथड है हमारे पास. इवेपोरेशन की अगर मैं बात करूं तो इवेपोरेट होना आप सभी समझते हो, लिक्विड जो है वो वेपर स्टेट में चला जाता है बिलो बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट नहीं अटेन करता. मान लो मेरे पास है NaCl प्लस वाटर. ठीक है, तो आपने सिंपली क्या करना है? आप इवेपोरेट होने के लिए छोड़ दो, तो वाटर सारा इवेपोरेट हो जाएगा धीरे धीरे, और पीछे क्या बचेगा? NaCl. बट ये प्रोसेस स्लो है.
इवेपोरेशन प्रोसेस जो है वो बहुत ही स्लो है, क्योंकि वो सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, अपने आप से होगा, हम नहीं करेंगे। तो फिर आप क्या कर सकते हो, इस मेथड की जगह बॉइलिंग यूज़ करो, या बॉइलिंग, या फिर इसको हम कह सकते हैं वेपोराइजेशन। क्या कह सकते हैं इसको, वेपोराइजेशन, यानी कि आप इसको बॉयल करना शुरू करो, आप इसको क्या करो, हीट करना शुरू करो। यहाँ पर आपने क्या ले रखा है, मिक्सचर ले रखा है, आप इसको बॉयल करो। जब आप बॉयल करोगे तो वाटर सारा कहाँ चला जाएगा, उड़ जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, और पीछे रेजिड्यू में क्या बचेगा, आपका NaCl। तो ये मेथड तो बहुत ही सिंपल है, दैट इज बॉइलिंग। ठीक है, तो आपके पास 5 मेथड हमने सिंपली डिस्कस किए, सेपरेटिंग फनल, फिल्ट्रेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, सब्लिमेशन एंड बॉइलिंग या वेपराइजेशन कह सकते हैं। इसके बाद हमारे पास मेथड्स और भी हैं, क्रिस्टलाइजेशन है और क्रोमेटोग्राफी है। देखो क्रिस्टलाइजेशन क्या चीज़ होगी, मैं बात करूँगी 6th नंबर की। ठीक है, बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होगा बेटा, आपको क्रिस्टल्स बनाने हैं, और क्रिस्टल्स जो होते हैं वो प्योरेस्ट फॉर्म होते हैं किसी भी सब्सटेंस की। तो क्या करना है आपने, सिंपली जो इम्प्योर सैंपल आपको मिलेगा, इम्प्योर सैंपल को किसी एक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करना है। फॉर एग्जांपल आपने वाटर लिया और दोनों का क्या बनाना है, एक सॉल्यूशन बनाना है। इस सॉल्यूशन को फिर आपने चाइना डिश में ट्रांसफ़र किया, ये क्या है, मिक्सचर है आपका, ठीक है, सॉल्यूशन जो आपने यहाँ बनाया था अभी, वो आपने चाइना डिश में ट्रांसफ़र किया और इसको हीट करना शुरू किया। कब तक हीट करना है, हीट अप टू क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट, हीट अप टू क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट, और फिर इसको कूल होने के लिए रख देना है। तो क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट तक हीट करने के बाद जब बाद में इसको आप कूलिंग के लिए रखोगे तो आप देखोगे कि क्रिस्टल्स बन के सेपरेट हो जाते हैं, और जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो लिक्विड में डिजोल्व सेपरेट रह जाती है। क्रिस्टल्स बन जाते हैं, मतलब छोटे छोटे स्टोन टाइप नज़र आएंगे आपको, बहुत प्यारे प्यारे सुंदर सी शेप में, क्योंकि वो प्योरेस्ट फॉर्म है और वो बहुत अच्छे क्रिस्टल्स बनते हैं। और ये आप लैब में भी कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, ब्लू विट्रोल के साथ, यानी कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बना सकते हो। पहली बात, क्रिस्टलाइजेशन जो है वो आपको प्योरेस्ट फॉर्म देता है। दूसरी बात, क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट अटेन होने के टाइम तक आपको ध्यान रखना है। और एक बात, ये कब अप्लाई होगा, व्हेन इम्प्योरिटीज are more soluble in liquid as compared to the substance component that need to be separated। ठीक है, impurities are more soluble in the solvent, तो तब आपने ये इस मेथड को अप्लाई करना है। एंड क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर देन बॉइलिंग। ठीक है, 7th नंबर पर मैं बात करूँगी क्रोमेटोग्राफी की। क्रोमा का मतलब होता है सिंपली कलर्ड, तो ये कलर पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता था पहले, लेकिन अब तो काफ़ी चीज़ें काफ़ी एग्जांपल्स हैं, काफ़ी एप्लीकेशंस है इसकी, आप क्रोमेटोग्राफी यूज़ कर सकते हो। आपके सिलेबस में है पेपर क्रोमेटोग्राफी, 11th में आएगा कॉलम क्रोमेटोग्राफी, तो बेसिक समझना ज़रूरी है। एक पेपर होता है वॉटमैन पेपर, जैसे केमिस्ट्री लैब में होता है फिल्टर पेपर, ऐसे बायो लैब में मिलेगा आपको वॉटमैन पेपर। तो वॉटमैन पेपर पे आपने क्या करना है, एक डॉट लगानी है एक लिक्विड की, जो कि आपका क्या रहेगा, मिक्सचर। एक मिक्सचर की डॉट आपने यहाँ लगा दी, ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। फिर आपने एक जार लेना है, ये भी बायो लैब में अवेलेबल होता है आपको, ठीक है, ये एक जार है, ग्लास जार होता है सिंपली। आपने इसके अंदर क्या लेना है, वाटर लेना है। इस पेपर को इसमें डिप करके रख देना। ध्यान रहे मिक्सचर की जो डॉट है वो इस लिक्विड में डिप ना करे, इस थोड़ा सा सरफेस से ऊपर होनी चाहिए। इस पेपर को आपने यहाँ लगा दिया इसके अंदर, धीरे धीरे वाटर इसमें राइज अप होना शुरू होगा। तो उसके साथ साथ इस मिक्सचर के कंपोनेंट्स, जैसे मान लो ये ए और बी का मिक्सचर था, द कंपोनेंट्स विल ऑल्सो स्टार्ट राइजिंग अप। वाटर ऊपर की तरफ चढ़ेगा, इसमें एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का, साथ साथ ये भी एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। बट एवरी कंपोनेंट हैज़ इट्स ओन कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब, यानी कि ऐसा नहीं, जैसे मान लो आप और आपका एक फ्रेंड है, दोनों को कहा जाए कि स्कूल के चक्कर लगा के आओ, तो दोनों की अपनी अपनी कैपेसिटी है। हो सकता है कि एक लड़का या जो भी फ्रेंड है
एक स्टूडेंट जो है वो 1 राउंड लगा के थक जाए, दूसरा स्टूडेंट हो सकता है 3 राउंड लगा दे, क्योंकि वो उसकी खुद की कैपेसिटी है। इन द सेम वे वाटर जब राइजेस अप हो रहा था तो ए और बी दोनों उसके साथ राइज अप होना शुरू हुए, बट दे बोथ हैव डिफरेंट कैपेसिटी, डिफरेंट एबिलिटी, कि वो अलग अलग जगह पे जाके थक जाएंगे। कहने का मतलब इन केस फॉर एग्जाम्पल ऐसा हुआ कि यहाँ ए तो यहाँ आके रुक गया और बी यहाँ जाके रुक गया। जब ये ऊपर चलना शुरू हुए तो दोनों की अलग अलग कैपेसिटी थी, ए यहाँ जाके रुक गया और बी यहाँ जाके रुक गया। फिर आप उसको बाहर निकाल लो, आउट एंड ड्राई, बाहर निकालो और उसको सुखा लो। सूखने के बाद जैसे मान लो ये है वो पेपर और यहाँ पर आपने ए को देखा, यहाँ पर आपने बी को देखा, फिर आप इनको क्या कर दो, कट कर दो दोनों को, तो ए और बी हो गए सेपरेट। दिस इज पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड दिस प्रिंसिपल क्या एप्लीकेबल हुआ, एड्जॉर्प्शन पावर दोनों की, कौन कितना एड्जॉर्ब होता है, सबकी अलग अलग है। ए वहाँ जाके रुका, बी वहाँ जाके रुका, देन यू विल टेक आउट द पेपर एंड ड्राई इट एंड कट इट। ए और बी दोनों अलग अलग हो गए, इनिशियली वो दोनों क्या थे, मिक्सचर थे। तो दिस इज द पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो हमने टोटली यहाँ पर 7 मेथड्स को डिस्कस किया। काम ये रहेगा आपका इस वीडियो को देखने के बाद कि आप इन्हीं सभी मेथड की एप्लीकेशंस एनसीईआरटी बुक से देखोगे, कौन सा मेथड किस तरह के मिक्सचर पे अप्लाई होता है ये मैंने आपको बता दिया। एग्जैक्टली एग्जाम्पल्स आपने लर्न करने हैं एनसीईआरटी से रीड करके, वो आप करेंगे। आई होप आपको ये मेथड समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। जो टॉपिक आप मुझे कहोगे कि मैडम इस पे वीडियो बना दीजिए, मैं रिपीट करूँगी। ठीक है, वाइंड अप करेंगे इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।